12 के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। माय डियर क्लास 12 के बच्चों, आपका मैं स्वागत करता हूं उस अहम पड़ाव पे जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे। जी हां, आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लास 12 की फिजिक्स की पहली यूनिट का ये आखिरी वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना, ये आखिरी वीडियो लेक्चर है और अगर मैं गिनती बताऊं तो कायदे से ये 15वां वीडियो लेक्चर है, यानी दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वीडियो लेक्चर नंबर 15, जिसमें मैं आपको वो आखिरी चीज कराने जा रहा हूं जो बच गई थी, जो रह गई थी। इससे पहले के दो वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का टॉपिक कराया और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के साथ ताल्लुकात रखने वाले हर एक बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराया। तो अगर किसी बच्चे ने ये नहीं जाना है अभी तक कि व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और अगर किसी क्लास 12 के बच्चे ने अभी तक ये नहीं जाना है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है, तो शायद आज की बातों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि अब तक हम ये जान चुके हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। भाई कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C is equal to epsilon naught A by D होती है, where epsilon naught is the permittivity of the medium between the plates, A is the area of the plates and D is the separation between the plates। ये बच्चा जानता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं what is the effect on the capacitance of a capacitor। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या असर आएगा अगर उसकी प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो कुछ चीजों से बदल दिया जाए। एक बच्चा बोला मतलब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा हमारे सिलेबस में दो डेरिवेशन है, एक जिसमें हम ये जानते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब, और दूसरा हम जानते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन बोथ ऑफ देम are brought between the plates or when both of them of certain thickness T are kept between the plates। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, ये दो डेरिवेशन खत्म कर देते हैं और यूनिट 1 का सिलसिला खत्म। बच्चों अगर कोई बच्चा आज इस वीडियो लेक्चर को भी पहली बार देख रहा है तो कोई बात नहीं, देख लो, लेकिन फिर भी है मेरी सजेशन दिल से निकल रही है, ये सिफारिश, चाहे आ जाए बाहर तूफान या बारिश, आप डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स के लिंक को क्लिक करके उन्हें देख लेना और अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेना। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी सबसे पहली डेरिवेशन जिसे कहा जाता है डेरिवेशन ऑफ द capacitance of a capacitor, derivation of the capacitance of a capacitor, derivation of the capacitance of a capacitor। कब जब a conducting slab, I repeat my sentence, जब a conducting slab, I repeat my sentence, जब a conducting slab is placed between the plates of a capacitor, between the plates of a capacitor, between the plates of a capacitor। एक बच्चा कहता है सर मास्टर जी जरा ढंग से समझाओ। आओ बच्चों ढंग से समझाता हूं। ये देखो, मान लो कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर की प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है। यहां से मैंने पॉजिटिव फील्ड अप्लाई करी और कायदे से हम सब जानते हैं कि यहां नेगेटिव फील्ड आ जाएगी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडक्शन यहां पॉजिटिव फील्ड आ जाएगी एंड यहां नेगेटिव फील्ड आ जाएगी। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है और कैपेसिटर की प्लेट्स का जो एरिया वो कैपिटल A है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, मैं सीधा बोल ही देता हूं, मैं लिखूंगा we know that electric field, I repeat my sentence, we know that electric field of the capacitor is capacitor की electric field of the capacitor due to its potential V and separation D can be written as, कहने का मतलब ये कि पोटेंशियल के कारण जो भी वर्क डन हुआ है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, बच्चा जानता है E is equal to V by D, और we can say that V
इज इक्वल टू ईडी, हर कोई जानता है, और V इज इक्वल टू ईडी। तो V इज इक्वल टू ईडी कहिए या E इज इक्वल टू V बाई डी कहिए, और लेट, मैं यहां लिखूंगा लेट द ओरिजिनल, बहुत ध्यान से सुनना, लेट द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर बी ई नॉट। एक बच्चा बोला ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने वाली है? हाँ भाई, हमारे टॉपिक का नाम ही यही है, डेरिवेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जब अ कंडक्टिंग स्लैब, यानी इस कंडक्टिंग स्लैब की वजह से कुछ तो होने वाला है। आओ जानते हैं। वैक्यूम को हटाया, पूरी तरह से नहीं, बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को बिठाया, कंडक्टिंग स्लैब ऊपर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को आर पार तो जाने देगी, लेकिन अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहने देगी। नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के विदिन कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होती, इसका मतलब कि कैपेसिटर की ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का असर जो पहले यहां आ रहा था, अब इस वाले इलाके में आएगा और इस वाले इलाके में आएगा, इतने इलाके में नहीं आएगा। मतलब लेट द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर बी ई नॉट एक्टिंग along the separation, acting across the separation। मान लीजिए जिस सेपरेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है वो D है, but as we introduce, I repeat my sentence, class 12 के बच्चों देख लो, but as we introduce a conducting slab of thickness T, we will see that, हम देखेंगे that the effect of electric field will now be reduced to D minus T। भाई जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पहले पूरी सेपरेशन पे आ रहा था, अब पूरी सेपरेशन पे ना आके इस वाले इलाके में और इस वाले इलाके में आएगा, यानी T थिकनेस पे नहीं आएगा, D माइनस T पे आएगा। therefore हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल अब आएगा इस E नॉट के कारण, उसका असर अब जो पोटेंशियल यहां था, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो पहले वाले पोटेंशियल में पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का असर D पे था। अब जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल में पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का असर D माइनस T होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, we also know that Q is equal to CV और V is equal to Q by C। तो V की जगह मैंने पुट करा यहां पे Q by C, और E नॉट की जगह पुट करा Q by एप्सिलॉन नॉट। बच्चा जानता है भाई कि Q by एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, लेकिन नहीं सॉरी, E नॉट की जगह मैंने पुट किया सिग्मा बाय एप्सिलॉन, माय मिस्टेक बच्चों, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है सिंगल प्लेट का, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो डबल प्लेट का क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उसे मैंने करेक्शन कर दिया, देख लीजिए जगह यहां बना रहा हूं। तो मेरे पास आ गया आपका Q by C is equal to Q by A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस T। पहले बोर्ड पे दी गई बातों को आप अच्छे से घूर लो, आ जाए मन में कोई सवाल तो मुझसे आप पूछ लो। देखो Q से Q कैंसिल हुआ, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T is equal to the capacitance of a capacitor। I repeat my sentence, is equal to capacitance of a capacitor, कब जब conducting slab is introduced। इसलिए हूं मैं कहता
कि पानी क्यों नदी में है बहता, क्योंकि जब बच्चा मेरे से है कॉन्सेप्ट सुनता तो उसके दिल में कोई डाउट नहीं रहता। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लिखे हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं कि पहले देख लो, फिर मैं कहता हूं कि घूर लो, फिर भी आ जाए मन में कोई सवाल बचा दो बच्चों मेरे बवाल, आ जाए मन में कोई भी सवाल मचा दो बच्चों मेरे बवाल। देख लो, C is equal to epsilon naught A upon D minus T is the expression। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है वो मैं भी नहीं बता रहा, लेकिन एक बच्चा कहता है सर नहीं भी बताओगे ना तो इतना दिमाग हमारा भी काम कर रहा है, साफ पता चल रहा है कि आपने नोटिस किया होगा यहां पे सेपरेशन कम हो गई, उस हिसाब से तो कैपेसिटेंस बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि C is equal to epsilon naught A upon D होता है तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D हुआ। भाई D तो कम हो गया, क्योंकि D कम हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसलिए हम कह सकते हैं that the capacitance of a capacitor increases when a conducting slab is brought between the plates of a capacitor। इसलिए एक बार इसे देख लो, दो बार इसे घूर लो, है नहीं मन में कोई सवाल तो क्यों ना हम आगे बढ़े और करें हमारी अगली डेरिवेशन। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, सोच रहा था कि इसे मिटा दूं, लेकिन अब मिटा ही दिया है तो मिट जाने दीजिए, पूरा दोबारा लिख दूंगा। हालांकि अगली डेरिवेशन में भी ये सारी चीजें काम आने वाली थी, पूरा तो नहीं बट हाँ काफी हद तक, तो चलिए कोई बात नहीं। आओ जी, अब कंडक्टिंग स्लैब तुम हट जाओ, चलो भाई हेडिंग भी दोबारा लिख देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। आओ जी, देखो जी, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछो जी। ये देखो जी क्या कहती है हमारी अगली डेरिवेशन, क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आना चाहिए। डेरिवेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आपको पता है बच्चों व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब? व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of dielectric constant K and thickness T is introduced between the plates of a capacitor, is introduced between the plates of a कैपेसिटर। देख लो, ये हेडिंग मैंने बोर्ड पे लिखी है, बहुत प्यारी डेरिवेशन है, बहुत प्यारी हेडिंग है, अच्छी खासी डेरिवेशन बोर्ड पे आने के चांसेस हैं, आपके स्कूल के एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं, कम से कम मान के चलिए आइदर फॉर 3 मार्क्स और या फिर हम कह सकते हैं 5 मार्क्स। चलिए विदाउट एनी डिले सीधा सिलसिला शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये कैपेसिटर की पहली प्लेट है, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, यहां से हमने पॉजिटिव फील्ड लगाई, पॉजिटिव के कारण हमने यहां नेगेटिव पाई, और फिर हमने यहां पॉजिटिव पाई, और फिर हमने यहां नेगेटिव पाई। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है I, कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया है A, और बीच में भरी है हवा, वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल बातें पहले करेंगे, फिर हम लेकर आएंगे हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आइए, मैंने कहा let a capacitor have plate area A and separation D and let E not be the original electric field. Let E not be the original electric field acting over the separation D. Let V, देख लीजिए, पता होना चाहिए, let V be the potential difference. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, therefore साफ साफ शब्दों में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? Therefore we may write that E naught is equal to V by D। ये E naught है, बहुत सारे बच्चे ना इसे एप्सिलॉन नॉट समझ लेते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मेरा E naught और एप्सिलॉन लिखने का तरीका अलग है। E naught मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और V is equal to E naught multiplied by D। अब हो क्या रहा है, पहले प्रोसेस को समझो। वैक्यूम को हटाया,
बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्लेट को बुलाया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्लेट के बारे में जो ज्ञान है ना वो मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से दे चुका हूं, लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को वो बातें नहीं है याद तो मैं आपकी पूरी कर रहा हूं ये वाली भी फरियाद। सुनो ध्यान से। Dielectric is the name given to those materials which are actually insulating in nature, but under the influence of external electric field, they can develop some electric field which is called as induced electric field। यानी डाइलेक्ट्रिक नाम दिया गया है ऐसे मटेरियल को जो कि कायदे से इंसुलेटिंग नेचर का होता है, जिसके खुद के पास अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, परंतु अगर उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा जाए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले सकती है। उसकी जन्म लेने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कायदा यह कहता है कि जन्म लेने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके द्वारा, या हम ये कह सकते हैं कि जन्म लेने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जन्म देने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करती है। कंफ्यूज नहीं, सुनो। जन्म देने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन? ई नॉट। जन्म लेने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ईपी। तो ईपी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसका जिक्र बहुत अच्छे से मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में किया है, तो अगर कोई बच्चा क्लास 12 का मेरी ये बात आज पहली बार सुन रहा है तो उसे जरूर देख ले। आओ, सिंपल सी बात है, सीधा मुद्दे की बात कर रहा हूं, सीधा समझाने जा रहा हूं। इसके अंदर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईपी, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करती है, तो हमें मिलती है यहां पे रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट माइनस ईपी, और रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी का एक्सप्रेशन होता है ई। यहां लिख रहा हूं E is equal to E naught minus EP. Now this E is acting over the thickness T, और जो बचा हुआ इलाका है, बचा हुआ इलाका, यानी जो आपने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लगाई थी, यहां पॉजिटिव इंड्यूस हुई होगी, और पॉजिटिव के कारण यहां अंदर नेगेटिव आई होगी, फिर यहां पॉजिटिव आई होगी, फिर यहां पॉजिटिव आई होगी, फिर यहां नेगेटिव आई होगी, फिर पॉजिटिव एंड सिलसिला। तो अंदर जन्म लेने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम किया। लेट EP be the induced electric field due to dielectric polarization, due to dielectric polarization of original electric field, या हम कह सकते हैं let EP be the induced electric field due to dielectric polarization by original electric field E naught। Let EP, obviously बात है, EP अपोज करेगी, let EP oppose E naught and give rise to E is equal to E naught minus EP, and this E naught minus EP मेरे प्यारे बच्चों is called as reduced value of electric field। देख लो, पहले इतना देखो, बोर्ड पे चल क्या रहा है आपको पल्ले पड़ना चाहिए, बोर्ड पे समझाया क्या जा रहा है आपको समझ आना चाहिए। reduced value of electric field, now both electric field will give rise to potential V, लेकिन V एक के कारण नहीं होगा, दोनों के कारण होगा। तो पोटेंशियल कारण किसके? E नॉट के, और पोटेंशियल कारण किसके? E के। एक बच्चा बोला EP के क्यों नहीं? अबे EP ने जन्म लिया, E नॉट के खिलाफ काम किया, तो बची कौन? E। असर कौन दिखाएगी? E। तो असर दिखाएगी E। E नॉट कहां दिखाएगी? D माइनस T पे। E कहां दिखाएगी? T पे। तो therefore V is equal to E नॉट तेरा असर D माइनस T पे, एक E तेरा असर सिर्फ T पे। देख लो, घूर लो, आ जाए मन में कोई सवाल मचा दो मेरे बच्चों बवाल। हम जानते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, हम जानते हैं सिंस
फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सिमिलरली क्या हम लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा? बेशक होगा। एप्सिलॉन नहीं है, ई नॉट है। बहुत सारे बच्चे एप्सिलॉन समझ लेते हैं कभी कभी, तो ई नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी माइनस टी प्लस ई को यहां से, ये जो ईएम है, ईएम मतलब मीडियम, वो ई और ये ईएम एक ही बात है। इसे मैं ई एम भी बोल सकता हूं, इसे मैं ई एम भी बोल सकता हूं, इसे मैं ई एम भी बोल सकता हूं, मतलब कि मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड। कंफ्यूज मत होना, कुछ जगहों पे सिर्फ ई लिखा रहता है, कुछ जगहों पे ईएम लिखा रहता है, लेकिन ईएम और ई का एक ही मतलब है, ईएम और ई का एक ही मतलब है। तो ईएम की जगह लिखा मैंने ई नॉट बटा के मल्टीप्लाइड बाय टी, तो v इज इक्वल टू ई नॉट बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी बाय के। पहले देख लो फिर घूर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। बच्चा बच्चा जानता है कि q इज इक्वल टू cv होता है। अगर q इज इक्वल टू cv होता है तो v इज इक्वल टू क्या होगा? q बाय c। ई नॉट क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू d माइनस टी प्लस टी बाय के। देख लो, और हमारे पास यहां पे जगह बना देते हैं, यहां पे जगह बना देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे लिखते लिखते आपको दिखना ही बंद हो जाए। Q बाय C इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T बाय K। पहले इतना देख लो, मैं आगे से हट जाता हूं ताकि आपको कम से कम लिखा हुआ नजर तो आए। ऐसा ना हो कि भैया कुछ लिखा हुआ बोर्ड पे जो है वो छुप जाए। नजर आ रहा है तो समझो बहुत अच्छी बात है। Q हमारे पास कट गया तो ये इधर आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T बाय K इज इक्वल टू कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैपेसिटेंस of a capacitor with a dielectric slab। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देख लो, डियर क्लास 12 के बच्चों, बोर्ड पे आपके सामने पूरी डेरिवेशन का किया गया है खात्मा। बोर्ड पे आपके सामने किया गया पूरी डेरिवेशन का खात्मा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया गया है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया गया है। सवाल आता है कि सर डेरिवेशन तो आपने दो समझा दी, लेकिन इस डेरिवेशन से कंक्लूजन क्या निकलता है? आओ बात करते हैं कंक्लूजन की। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। फिर भी दे रहा हूं 1 मिनट और, दे रहा हूं कुछ और सेकंड, घूर लो। है जो बोर्ड पे लिखा उसमें कोई सवाल तो पूछ लो, वीडियो पॉज करो, पूरी डेरिवेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद अपने आप लिखकर अटेम्प्ट करो। मजाल है कि समझना है, मजाल है कि समझना है। आओ शुरू करें सिलसिला किस चीज का, इस बात का कि हमने आज क्या सीख लिया है। अरे दो डेरिवेशन को खत्म कर लिया है। अब बात करने जा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समरी की। What is the summary of the formulas that we have studied? Summary of whatever we have studied. हमने क्या सीख लिया? हमने जो सीखा, दो चीजें सीखी। हमने दो चीजें सीखी। आज क्या सीखा? सबसे पहली चीज सीखी हमने इंट्रोड्यूस किया कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस किया। दूसरी चीज हमने इंट्रोड्यूस किया किसको? डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आई रिपीट माय सेंटेंस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अब देखो सवाल आता है सर हुआ क्या? भाई कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस थी वो T थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की भी जो थिकनेस थी वो T थी। हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हो? हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है और C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V कम हुआ तो C बढ़ जाएगा। कंडक्टिंग स्लैब में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट थी,
और फील्ड विद इन द कंडक्टिंग स्लैब, सुनना ध्यान से, फील्ड विद इन द कंडक्टिंग स्लैब, फील्ड विद इन द कंडक्टिंग स्लैब 0 थी। इस ई नॉट का दायरा, इस ई नॉट का दायरा, इस ई नॉट का दायरा पहले डी था और बाद में इस ई नॉट का दायरा डी था और बाद में डी माइनस टी हो गया। यानी अगर देखा जाए तो ई नॉट जो है वो कम हो गया, ई नॉट का असर कम हो गया। क्योंकि ई नॉट का असर कम हो गया, हम जानते हैं कि ई, सुनना ध्यान से, या असर कह लीजिए या रुक जाइए, सच दैट ई इज इक्वल टू वी बाई डी, सच दैट ई इज इक्वल टू वी बाई डी। तो ई नॉट का हम ये तो नहीं कहेंगे ई नॉट का असर कम हो गया, हम ये कहेंगे ई नॉट का दायरा कम हो गया। ये मत कहो असर कम हुआ है, ई नॉट का दायरा कम हुआ, क्योंकि बाद में यहां पे ई नॉट का दायरा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, सुनना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन E इज इक्वल टू V बाई डी है, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू E इंटू डी हुआ। अगर दायरा कम हुआ तो इसका मतलब ये E इंटू डी माइनस टी कम हुआ। तो भैया जो तू हुआ कम तो तू भी हुआ कम, जो V हुआ कम तो C में आया दम। यही वजह है कि कंडक्टिंग स्लैब में दायरा कम होने से, इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा कम होने से V की वैल्यू हो जाती है कम, क्योंकि V हो जाता है कम तो C में आ जाता है दम। यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस when a conducting slab of thickness T is introduced between the plates. Now let us talk about that what is the असर of dielectric slab। एक बच्चा कहता है वेरी सिंपल, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी तो यही हो रहा था। हाँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कंडक्टिंग स्लैब में विद इन द कंडक्टिंग स्लैब फील्ड 0 थी, यहां विद इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब फील्ड 0 नहीं है, रैदर फील्ड जन्म ले रही है। एक बच्चा बोला तो भी क्या फर्क पड़ता है मास्टर, जन्म लेने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ ही काम कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर तो कम ही हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कम हो रहा है तो V कम होगा, क्योंकि V कम होगा तो C में दम होगा। What do we conclude? We simply conclude that the capacitance of a capacitor increases when a conducting slab of thickness T and a dielectric slab of dielectric constant K is introduced between the plates of a capacitor। ये दो बातें आप अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करने से और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने से चार्ज पे क्या असर पड़ रहा है, पोटेंशियल पे क्या असर पड़ रहा है, एनर्जी पे क्या असर पड़ रहा है। एक बच्चा बोला नहीं मुझे नहीं समझ आया, तो अब सुनो ध्यान से, इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप सुनो। मान लो हमारे पास दो केस है। एक केस में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी और कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी से लगा रखा है, बैटरी से लगा रखा है, कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी से लगा रखा है, इट इज कनेक्टेड। और दूसरा केस जिसमें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी और बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रखा है। तो जब बैटरी से लगा रखा है तो जो पोटेंशियल बैटरी का है वही पोटेंशियल ओवरऑल होगा। यानी व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी V remains constant but the charge continue to increase। एक बच्चा बोला ऐसा क्यों यार, क्योंकि बैटरी से लगा रखा तो कंटिन्यूअस वर्क डन तो हो ही रहा है ना, तो चार्ज विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। बातें समझ आ रही हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। V कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कंटिन्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। अब अगर मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूं तो पोटेंशियल इफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अपना रंग दिखाएगा। डाइलेक्ट्रिक कहता है वाह जो तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है कम, अब आएगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड में दम। तो डाइलेक्ट्रिक के आने से पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ जाएगा तो चार्ज घट जाएगा। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है ताकि आपको समझ आए कि व्हाट विल हैपन टू व्हाट when something is introduced between the plates of a capacitor, be it a conducting slab or be it a dielectric slab। हालांकि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन अगर आपने तुमने दिमाग में बिठा ली तो समझो कॉन्सेप्ट आपको आ गया। नाउ आई simply announce
द खात्मा ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट यूनिट ऑफ फिजिक्स क्लास 12 का हो चुका है खात्मा। सो माय डियर क्लास 12 के बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को देखते ही आज के बाद आप कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे वो टॉपिक नहीं आता, मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मुझे वो टॉपिक नहीं आता। क्यों? तुम्हें अमन सर ने क्या कोई वीडियो नहीं दिया? हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर किया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आपको पूरा फायदा दिया गया है। सो आज के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं आएगी आपको कोई कमी, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। सो विद दिस आई से पूर्ण विराम, I say खात्मा, I say finish, I say wrap up of the unit 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैं आपको इस बात के लिए एनकरेज करूंगा कि आप यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी देखना शुरू करें। उसके वीडियो लेक्चर्स मैंने एडवांस में काफी समय पहले बनाए थे, जो कि आज भी आपके काम आएंगे। तो उन्हें भरपूर देखें और भरपूर फायदा उठाएं और समय बिल्कुल भी ना गवाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, यारों तक, सहेली और सहेलों तक पहुंचाएं और कमेंट करके मेरा दिल थोड़ा लुभाएं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।